हेलो स्टूडेंट्स, ORM 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने थे ORM 1 में। इंट्रोडक्शन, फिर एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके बाद में SN2TH रिएक्शन। तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे अब हम लोग। सेकेंड पार्ट में है एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस। देखिए, एसिड बेस रिएक्शन वैसे GOC2 का पार्ट है। हम लोगों ने एसिड्स पढ़ रखे हैं, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, बेसिक्स के जो बेसिस हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। और वैसे तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर भी हम लोगों को ये आइडिया तो लग ही गया है कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एसिड वीकर है। सिमिलरली बेसिस के लिए भी तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने GOC2 में भी पढ़ा था। अब यहाँ भी हम लोग एसिड बेस की रिएक्शंस करवाएंगे। एसिड और बेस की रिएक्शन से सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एसिड है HA और इसने किसी B- से रिएक्शन की जो कि एक बेस है। यहाँ ये एसिड हो गया और ये हो गया एक बेस। तो इस एसिड ने अपना H+ इसको डोनेट कर दिया। ये H+ यहाँ चला गया तो क्या बन गया, A- बन गया और B और H का बॉन्ड बन गया। अगर मैं इस रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो ये अपना H वापस इसको डोनेट कर दे तो वापस यही बन जाएगा। कहने का मतलब अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, और अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये अपना H वापस डोनेट कर दे इसको और वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाए। ऐसा पॉसिबल है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी कि बैकवर्ड में होगी, ये कैसे आइडिया लगेगा? तो ये पता किया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से। कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो H+ रिलीज करना चाहेगा, H+ अपने पास नहीं रखना चाहेगा। जैसे रिएक्टेंट साइड में ये एसिड है और प्रोडक्ट साइड में ये एसिड है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हुई तो ये अपना H+ डोनेट कर देगा और इसको B- को H+ पकड़ के रखना पड़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मान लीजिए ये एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू AH, तो ये अपना H इसको डोनेट करेगा और ये इस तरह बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ये चली जाएगी। सेम बेसिस के लिए भी है। बेसिस वो बेस कौन होते हैं? बेस H+ को पकड़ के रखने वाले होते हैं। जो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखें वो ज्यादा अच्छे बेस हैं। अगर इन दोनों बेसिस में से ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो H+ को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, मतलब ये H+ को ले लेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ये स्ट्रॉन्गर बेस होता तो H+ को ये पकड़ के रखता, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्गर एसिड से हमेशा वीकर एसिड बनेगा। मान लीजिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ रही है तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा इसके रेस्पेक्ट में, ये बेस स्ट्रॉन्गर होगा इसके रेस्पेक्ट में। कभी इसका ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि ये एसिड तो स्ट्रॉन्गर है बट ये बेस वीकर है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। तो रिएक्शन के फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट आपको इतना से याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्गर होगा वो रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देगा, मतलब रिएक्शन स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ बढ़ेगी। चाहे ये वाले स्ट्रॉन्गर हो तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएंगे, ये वाले स्ट्रॉन्गर हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर ऐसा हो जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो इससे बट ये वीकर बेस हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसको चेक करके देख लीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है इस एसिड के रेस्पेक्ट में, तो याद कीजिए एसिड वो स्ट्रॉन्गर होते हैं जिसका एनायन, कॉन्जुगेट एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ये AH स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका मतलब इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है और इसका एनायन कम स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? A-, और जो ज्यादा स्टेबल होता है A- ज्यादा स्टेबल बताया हमने, जो ज्यादा स्टेबल एनायन होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। कहने का मतलब A- वीकर बेस हुआ और A जो B है वो स्ट्रॉन्गर बेस हुआ। क्लियर है? तो वीकर से स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर रिएक्शन बढ़ेगी हमेशा, ये दिमाग में बिठाए रखिएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं फेवरेबल कंडीशन।
फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखूंगा फॉर एसिड बेस रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड का एसिड और रिएक्टेंट साइड का बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए किसके कंपेयर में, प्रोडक्ट साइड के एसिड बेस से, है ना। तो यहां ये अगर रिएक्शन मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब होगा ये स्ट्रॉन्गर है ना। वो भी मैं लिख देता हूं, यहाँ कंडीशन में लिख ही देता हूँ यहाँ पर। इसी कंडीशन क्या होगी, रिएक्शन तभी बढ़ेगी आगे की तरफ जब AH की एसिडिक स्ट्रेंथ BH से ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। और B माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ A माइनस से ज्यादा होगी। ये इसकी कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या बताई मैंने, फेवरेबल कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट साइड का एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। एसिड एंड बेस ऑफ रिएक्टेंट साइड should be stronger than acid and base of product side ठीक है। रिएक्टेंट के एसिड बेस प्रोडक्ट साइड वाले एसिड बेस से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ बिल्कुल सिंपल सा, ये मैं GOC2 में भी ले चुका हूँ, ऐसे एग्जाम्पल रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH से की गई, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H+ इसे दिया, ये माइनस है ना, इसने अपना H+ OH- को दिया, तो ये खुद क्या बन गया, CH3COO- बन गया सोडियम के साथ में, ये सॉल्ट बना। और इसने अपना H+ इसको डोनेट किया तो ये बन गया H2O। अब आप देखिए इस साइड में एसिड का काम किसने किया, ये, और ये क्या हुआ, बेस हुआ, क्योंकि इसने H+ एब्जॉर्ब किया है। और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ, ये रहा। और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ, ये रहा। अब आप चेक करना ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में। इस साइड का एसिड, या तो एसिड से चेक कर लो या बेस से चेक कर लो, इस साइड का एसिड मतलब रिएक्टेंट साइड का एसिड प्रोडक्ट साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर है। एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगी, बैकवर्ड में ये डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों की रिएक्शन करा दी तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ डाल दिया जाए तो ये सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिडेट इसको सॉल्ट को और वाटर को एक साथ डाल दिया जाए तो क्या वो रिएक्शन कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो स्टेबल रहेंगे, मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लियर है। दो ऐसा भी पूछ सकता है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको एक साथ मिला दिया जाए तो वो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, कि रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है CH3COOH और इसकी रिएक्शन मैंने फिनॉक्साइड से करा दी, सोडियम फिनॉक्साइड से, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड से। तो ये रिएक्शन किया, इसने अपना H इसको दिया माइनस को, तो एसीटेट आयन बन गया, सोडियम एसीटेट बना, और यहां बना फिनॉल। रिएक्टेंट साइड का एसिड था एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट साइड में एसिड है फिनॉल, रिएक्टेंट साइड का बेस है सोडियम फिनॉक्साइड और प्रोडक्ट साइड का बेस है सोडियम एसीटेट। इन दोनों एसिड्स में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है, तो रिएक्टेंट से हमेशा वीकर बनेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। इसे जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिखो।
अब कुछ लेते हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सेकंड जो था अपना एसिड बेस, इसमें ए पॉइंट डाल देता हूं, जनरल एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये मैं आप लोगों को पीओसी में पढ़ा भी चुका हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट मैंने पढ़ाया था कि जो एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उसी टेस्ट को अगेन ले रहा हूं यहां। देखिए, अगर कोई एसिड है, जैसे कि मैं इसे बी क्या करूं, किसी को CH कर देता हूं। चलो, C मतलब कार्बन नहीं है तो क्या करूं बताओ, E कर देता हूं, EH कर देता हूं। ये कोई एसिड है मान लिया, और इस एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से हुई, तो ये माइनस है और ये प्लस, और मान लिया कि रिएक्शन हो भी गई, तो इस एसिड ने अपना H+ डोनेट किया होगा इसे बाइकार्बोनेट को, और बन गया होगा सोडियम प्लस E-, और इसने H+ एब्जॉर्ब किया तो H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड रिएक्टेंट साइड का एसिड है EH, प्रोडक्ट साइड का एसिड है कार्बोनिक एसिड। ये एसिड हो गया कॉन्जुगेट एसिड। यहां सोडियम बाइकार्बोनेट बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसने H+ को एब्जॉर्ब किया है, और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का बेस। तो एसिड के बेस में कंपैरिजन करें तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कार्बोनिक एसिड से, तभी रिएक्शन बढ़ेगी आगे की तरफ। तो यहां रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि EH शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। और इसके बारे में तो आपको बताया ही था, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, जल्दी से CO2 और H2O में डिसोशिएट हो जाता है ना। फिर भी यहां क्या होना चाहिए, वेयर EH इक्वल्स टू कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, कोई भी हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं। किसी भी तरह का सल्फोनिक एसिड चल जाएगा, फिनॉल नहीं चलेगा, बताया था मैंने आपको, क्योंकि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा नहीं होती है। कहीं साइड में लिख देता हूं, कार्बोनिक एसिड और फिनॉल में फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, एल्कोहल्स की और कम होती है, एल्कोहल्स की और कम होती है, और एसिड sp कार्बन के H की तो और भी कम होती है ना। इसके अलावा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ज़्यादा ही होती है। ये एसिड बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये होता है। तो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर जो भी होंगे ऊपर वाले स्ट्रॉन्गर एसिड वो ये टेस्ट दे देंगे, बट कार्बोनिक एसिड से वीकर वाले ये टेस्ट नहीं देंगे। तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं दे सकता है, परंतु फिनॉल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो हो तो नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। अगर मैं यहां नाइट्रो लगा दूं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस कार्बोनिक एसिड से भी ऊपर पहुंच जाती है, इस कारण से वो टेस्ट देगा, वरना तो नहीं देगा। अब एक नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो 2 नाइट्रो कहीं लगे हों या 3 नाइट्रो लगे हों तो वो ये टेस्ट जरूर दे देंगे। इसी कारण से पिक्रिक एसिड ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से दे देता है। कौन है ये? पिक्रिक एसिड। इसके अलावा एक स्क्वायरिक एसिड बताया था आप लोगों को कि ये एक स्क्वायरिक एसिड है, अच्छा एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है, और ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके टेस्ट देता है, CO2 रिलीज करता है। ठीक है, इसे लिखिए। नेक्स्ट लेता हूं इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेते हैं इसी एसिड बेस रिएक्शन का बी पार्ट। हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ ली है, अब लेते हैं एक्टिव हाइड्रोजन्स की रिएक्शन। ये भी हम लोगों ने पीओसी में पढ़ा हुआ है। एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स,
एक्टिव हाइड्रोजन्स की एसिड बेस रिएक्शंस लेते हैं। देखो मान लो कि ये ZH कोई एसिड है ना, इसमें H एसिडिक है और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम से की, तो सोडियम से रिएक्शन करके ये एसिड बेस रिएक्शन देगा सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके, और यहाँ बनेगा सोडियम Z प्लस हाफ H2। इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं मेटल्स के साथ किस तरीके से होती है। सोडियम हाइड्राइड के साथ आपने रिएक्शन की, ये तीनों रिएक्शन एक साथ लूंगा तो हाइड्राइड में H माइनस है और ये प्लस है, इस H माइनस ने ये बेस की तरह काम करता है यहाँ पर, और इस H माइनस ने इस H प्लस से रिएक्शन किया तो सोडियम और Z का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस बार 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा क्योंकि इसमें एक H माइनस है और इसमें हाँ एक H प्लस है। और अब मैं तीसरा लेने जा रहा हूं RMgX, ये है महान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में हम लोग अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन मैं भी लूंगा इसके बाद में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो R माइनस है वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कार्बन उसके रेस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने कार्बन ने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और मेटल पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छा बेस भी है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है और ये बहुत ही अच्छा बेस भी है। तो यहाँ ये बेस कार्बन माइनस मैंने क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये R माइनस बेस ने H प्लस से रिएक्शन की और RH बना दिया और मैग्नीशियम प्लस Z माइनस के साथ जुड़ गया कुछ इस तरीके से। Z जैसा भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है मैग्नीशियम के साथ में, ये RH बन गया। ये R अगर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है तो एल्कीन बना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें तो एल्काइन बना। हर तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। इन तीनों की रिएक्शन के लिए ZH क्या होना चाहिए, ZH वेयर ZH इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये ZH किसी भी ऑक्सीजन का H हो सकता है। ऑक्सीजन के H किस में होते हैं, बहुतों में होते हैं। ऑक्सीजन के H होते हैं H2O में D2O, और भाई D भी ऑक्सीजन वो एक ही बात है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। D2O कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी अल्कोहल, कोई भी फिनॉल, फिनॉल मतलब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ OH, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़ा करता हूं इसको। मैं कह रहा हूं किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ना, तो इसमें मैंने क्या क्या लिया, H2O, महान H2O, D2O, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है, सल्फोनिक एसिड के तो कहने ही क्या, और ये रहा अल्कोहल और साथ में है फिनॉल। और भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ये लीजिए कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, और इसके अलावा कोई भी ऐसा H जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, उस केस में इस ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड H है वो इतना एसिडिक तो हो जाता है कि ये तीनों रिएक्शन दे सकता है ना। कोई भी ऐसा H जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, ऐसा कर देता हूं इसको, नाइट्रोजन से बॉन्डेड H है, चाहे वो अमोनिया हो NH3 या प्राइमरी अमीन हो या सेकेंडरी अमीन हो। सेकेंडरी अमीन में भी नाइट्रोजन पर एक H तो बचता है, या फिर वो अमाइड ही क्यों ना हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो H भी यहाँ ये रिएक्शन दे देता है ना। इसके अलावा और कौन, हेलोजन से जुड़ा हुआ H। अब हेलोजन का तो सभी समझ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो, FH हो मतलब HF हो, HF या HCl या HBr या HI कुछ भी हो, वो ये टेस्ट देता है ना। और कौन, और सल्फर से जुड़ा हुआ H। ऑक्सीजन से बॉन्डेड H के रेस्पेक्ट में सल्फर से बॉन्डेड H थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है,
क्योंकि याद करो ऊपर से जब नीचे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आकार बढ़ता है, साइज बढ़ती है, और बड़े साइज वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उस पर चार्ज फैल जाता है, पूरी सरफेस पे फैल जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर माइनस ऑक्सीजन माइनस से सल्फर माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, इस कारण से H आसानी से निकाल सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, थायो अल्कोहल भी हो सकता है, और थायोफिनॉल्स भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और कौन हो सकता है भाई? और हो सकता है sp कार्बन से जुड़ा हुआ H, sp कार्बन से बॉन्डेड H पर भी ये कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। याद रखिए, आपको कहीं मैंने जरूर बताया होगा कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन sp3 स्टेट में हो, कार्बन sp2 स्टेट में हो, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। वापस बोलता हूँ, नाइट्रोजन sp3 स्टेट में हो, उल्टा बोल गया शायद मैं, नाइट्रोजन sp3 स्टेट में हो और कार्बन sp स्टेट में हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि नाइट्रोजन से तो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। जब नाइट्रोजन ने ये टेस्ट दे दिया तो ये पीछे के रहे, ये भी ये टेस्ट दे सकता है ना। तो sp कार्बन भी हो सकता है। अच्छा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बताए थे मैंने, कौन होते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? ऐसा ग्रुप जिसके दोनों तरफ बलवान -m ग्रुप जुड़े हों, ऐसा कार्बन जिसके दोनों और स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप जुड़े हों, तो ये कार्बन स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन ये एसिडिक हो जाता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी वाटर से तो ज़्यादा होती है, इसको बोला था AMG। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, H+ निकलने के बाद में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इसका एनायन दोनों तरफ से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है। इसके अलावा ये देखिए, ये वाला, ये H भी एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि अगर H+ निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये भी ठीक ठाक एसिडिक होता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी वाटर से स्लाइटली एसिड ज़्यादा होती है। तो जब वाटर ने ये रिएक्शन किया तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? तो तुम समझ गए होंगे कि ZH ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। इनमें से कोई भी ZH हो सकता है, ये तीनों तरह के रिएक्शन वो शो करेगा। एक बार मैं सोडियम और इसकी एसिडिक H की रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है, वो मैं बताऊंगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। आप लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ZH एंड सोडियम मेटल। ये किन स्टेप्स में रिएक्शन करते हैं वो समझ लीजिएगा। पहले ये सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो इस तरह से इन स्टेप्स में रिएक्शन होती है कि ये पहले तो स्टेप्स बता देता हूँ, मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। कि पहले इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे और NaE- बनाएंगे और NaH बनाएंगे। फिर ये NaH जो है वो उस EH से वापस रिएक्शन करेगा, EH से रिएक्शन करेगा NaH, और फिर ये H- और ये H+, सोडियम जो भी E है और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इन ओवरऑल जो रिएक्शन आती है वो हम लोग इसे कट कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या निकल के आती है कि भाई 2 सोडियम की रिएक्शन हो रही है और EH भी 2 हैं, और बन क्या रहा है, 2 बन गए NaE और H2। तो फिर वो शॉर्ट में कैसा कर दिया कि एक बना, एक की रिएक्शन एक से हुई, एक बना और हाफ बना, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, वरना रिएक्शन के स्टेप्स ही हैं। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है? तो मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो जनरली जो मेटल्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। तो सोडियम ने जब अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए तो वो बना Na+ और E-। इस E-, इसको बैलेंस कर देता हूँ, काम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सही होंगे मुझे आगे। तो इस E की रिएक्शन जब यहां हुई ना, इस जगह, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने इस जगह अटैक किया, यहाँ E- बना, यहाँ H- बना। ये दिखा होगा आपको कि फर्स्ट स्टेप में इससे रिएक्शन हुई है, तो
तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ E माइनस बना रहा है, ये रहा माइनस, और एक और इलेक्ट्रॉन ने H माइनस बनाया। इस तरीके से रिएक्शन होती है, फिर आगे जाके ये H माइनस जाके रिएक्शन करता है और एसिडिक एसिड रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन थी सोडियम मेटल की रिएक्शन, किस तरह से होती है, किन स्टेप्स में होती है। ठीक है, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एसिड बेस रिएक्शंस दे रहा हूं मैं, इन एसिड बेस रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। कुछ रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि मैंने ये लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शन कर रहा हूँ और उनके प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। जैसे इसकी फर्स्ट रिएक्शन है कि मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दी, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करो, कोई कमी नहीं है एसिड की यहाँ पर, है ना। बैलेंस इक्वेशन नहीं करना, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड रिएक्शन है कि सोडियम अमाइड से रिएक्शन कर दी गई, इसकी क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम अमाइड है, NH2 माइनस को अमाइड आयन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की गई, क्या प्रोडक्ट बना, बना भी कि नहीं बना। सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करने पर क्या होगा, इसके साथ में कुछ होगा तो बताओ। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन की गई, क्या होगा। ये वो रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आती है, एंड वाले, मतलब वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड NCERT में मैं यही ले रहा हूँ, ये है ना। कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट करते जाएंगे। इसकी आगे रिएक्शन की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो ठीक है, नहीं हो तो मना कर दो। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन की गई, क्या हुआ। और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी है इस बार CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। प्रोडक्ट्स बनाओ, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं होगी तो ठीक है। मेरे हिसाब से पहले प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। वीडियो पॉज करो और इनके प्रोडक्ट्स बना दो। पहले आप बनाओ, फिर अपने आंसर्स चेक करना। माइनस पहचानो, इसमें माइनस कौन है, वो माइनस H प्लस को ऑब्जॉर्व करेगा। तो वीडियो पॉज करके आपने बना लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। अब मैं बताता हूँ आंसर कि ये तो मैंने बताया था, ऑक्सीजन के H से सोडियम तो रिएक्शन करता है, ये भी बता दिया है, गिग्नार एजेंट का भी बता दिया है, वो तो आपने लर्न भी कर लिया होगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ तो बन गया सोडियम एसीटेट या कार्बोक्सिलेट और हाफ H2 का मॉलिक्यूल हवा में फुल। नेक्स्ट, इनमें भी सभी मैंने जानबूझ के सोडियम सॉल्ट ही लिए हैं, तो यहाँ ये रिएक्शन हुई और इसमें भी H2 का मॉलिक्यूल बना। यहाँ माइनस ये है, प्लस ये है। पहले ऐसे करता हूँ, रिएक्शन कर लेता हूँ, फिर चेक करेंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इस माइनस ने इस H प्लस को ऑब्जॉर्व किया, सॉल्ट तो वही बना और NH3 बन गया। इस माइनस ने इस H प्लस को ऑब्जॉर्व किया, सॉल्ट बना, H2O बन गया। इस माइनस ने H प्लस ऑब्जॉर्व किया, सॉल्ट बना और इथाइल अल्कोहल बन गया। यहाँ इस माइनस ने H ऑब्जॉर्व किया और H2CO3 बना। हो सकता है ये ना लिखा हुआ मिले, इसकी जगह CO2 प्लस H2O लिखा हुआ मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये माइनस है, इस माइनस ने रिएक्शन किया इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में। बैलेंस इक्वेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन इसके 1 मॉलिक्यूल्स के साथ हुई होगी, या इसके 2 मोल्स की रिएक्शन इसके 1 मोल के साथ हुई होगी, और सोडियम का कार्बोनेट कार्बोक्सिलेट बना और वही H2CO3 इसमें बनेगा, जो कि आगे CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस माइनस ने उसके साथ रिएक्शन किया इस H प्लस के साथ में, तो वही सोडियम सॉल्ट बना प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना। ये क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये तो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। सल्फ्यूरस एसिड बना, ठीक है।
अब इस माइनस की यहाँ मेटल के साथ जुड़ा हुआ कार्बन माइनस तो ये है, इस माइनस ने रिएक्शन की इस H प्लस के साथ में और सॉल्ट बना इसमें RC डबल बॉन्ड OO माइनस और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड है और साथ में इस मिथाइल माइनस ने उस H प्लस से रिएक्शन की तो मीथेन बना। ठीक है, ये तो मैंने रिएक्शन लिख दी बिना जांच परखे हुए कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। कॉन्सेप्ट, सोडियम तो एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ही है, रिएक्शन हो जाएगी। ये भी रिएक्शन मैंने बताई थी अभी 2 मिनट भी नहीं हुए ज़्यादा, तो ये भी रिएक्शन होगी। NH2 माइनस ने इससे रिएक्शन किया और अमोनिया बना। इस साइड में एसिड ये रहा, ये रिएक्टेंट का बेस है, ये रिएक्टेंट साइड का एसिड है, ये प्रोडक्ट साइड का बेस है, ये प्रोडक्ट साइड के एसिड्स मैंने यहाँ लिखे। अब इस एसिड का और इस एसिड का कंपैरिजन करो, ऑक्सीजन का H ज्यादा एसिडिक होता है कि नाइट्रोजन का H ज्यादा एसिडिक होता है? तो ऑक्सीजन का H ज्यादा एसिडिक होता है भाई, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है कि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है? तो तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब ये भी बता ही दो कि अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अच्छी बात है, रिएक्टेंट साइड का स्ट्रॉन्गर है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में कार्बोनिक एसिड वीकर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है, इस कारण से ये रिएक्शन भी हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहां भी आ रही है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। अब ध्यान से सुन लो, ये कौन है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा भाई है। अरे सल्फ्यूरिक एसिड वीकर है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड तो महान एसिड है, और महान का भाई भी काफी कुछ महान तो हो ही सकता है। तो ये उस महान एसिड का थोड़ा सा अनुज है, मतलब ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे वो इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स तो स्ट्रॉन्गर ही होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो हो भी सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स वाले जो ग्रुप्स हैं जनरली वो ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। ऑर्गेनिक के बेस जो हैं वो इनऑर्गेनिक बेसिस से स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे कार्बन माइनस बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन रफ एंड टफ की बात करें तो सल्फ्यूरस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए भाई ये रिएक्शन तो गले नहीं उतरती, क्योंकि वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे बना, ये अन्याय सहन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखना ये एसिड की तरह काम करेगा। ये है एसिड रिएक्टेंट साइड का, ये है एसिड प्रोडक्ट साइड का। अब बताओ कहीं कार्बन का H भी कोई एसिडिक होता है क्या? मीथेन कोई एसिडिक होता है क्या? मतलब मीथेन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी रिएक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और रिएक्शन आपको करनी है, प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं। कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, वो आप आइडेंटिफाई करोगे। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो, वीडियो पॉज करके इसे लिख लो। अब मैं इसी क्वेश्चन को और आगे दूंगा आप लोगों को। केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिटा रहा हूं और इसकी जगह ये फिनॉल लगा रहा हूं, लेकिन ये आप नहीं करोगे, आपको तो ये वापस लिखना है। ये पूरा का पूरा वापस लिख के फिर करेंगे क्वेश्चन। तो ये अगेन एग्जाम्पल कॉपी करो, ये रहा फिनॉल, इसकी ये 9 रिएक्शन वापस लिखो, मेहनत करो। मैं देखो कितनी मेहनत करता हूं, कौन सी होगी कि नहीं होगी वो मैं बताऊंगा। ये लिखो, वीडियो पॉज कर दो जल्दी से, सारे रिएक्टेंट लिख डालो जल्दी से। फिर इनके प्रोडक्ट्स भी लिखो। और अब हम लोग करने वाले हैं कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखो सुनो, हाँ ये रहा ऑक्सीजन का H, ये रहा सोडियम, रिएक्शन होगी और यहां बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तुम लोगों ने किया होगा, तुम्हें करना है, पहले चेक करना है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी। अच्छी तरह करो, तुम लोगों का दिमाग चलाना ज्यादा जरूरी है। यहां देख देख के करने से दिमाग नहीं चलेगा,
उसमें मैंने तेल तो डाल दिया है, बैरिंग को बस हिलाना है, थोड़े से जोर लगाओ काम करने लगेगा, एक बार दिमाग चलने लगा। तो उस टाइप के एग्जांपल्स तो हमेशा ही करने लगेगा। फिनॉक्साइड बन गया यहाँ पर, चेक बाद में करेंगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। यहाँ फिनॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ अगर H ने इस माइनस को दिया तो सेम रिएक्शन होगी। इस माइनस ने H एब्जॉर्ब किया, यही बनेगा। इस माइनस ने H एब्जॉर्ब किया, यही बनेगा। इसने एब्जॉर्ब किया, यही बनेगा। ये रिएक्शन तो मैंने कंप्लीट कर दी है। ये फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ ये बनेगा PHO मैग्नीशियम के साथ में Br, ये माइनस प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन तो मैंने कर दी। अब अपन चेक करेंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी बताया था ऑक्सीजन का H तो रिएक्शन करता है सोडियम से, ऑक्सीजन का H तो रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्राइड से। यहां चेक करके देख लेते हैं, ये तो रटवाया हुआ तो नहीं है, यहां भी चेक करके देख सकते हो तुम, लॉजिकली करो। H2 क्या ज्यादा एसिडिक है क्या इससे? नहीं है। अमोनिया क्या फिनॉल से स्ट्रॉन्गर है क्या? नहीं है, फिनॉल ही ज्यादा एसिडिक है। क्या वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है क्या? नहीं होती है। तो ये रिएक्शन भी आगे रिएक्शन बढ़ेगी। क्या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है क्या? अरे फिनॉल का जब H+ निकलता है तो एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना, रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती है। कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है। थोड़ा धीरे बोल गया मैं, कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है। इस कारण से ये रिएक्शन तो नहीं होने वाली है। गलत किया था आपने। अगेन ये देखो, यहां बन गया कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल गलत कर रहे हो। कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिनॉल की ज्यादा नहीं होती। फिनॉल तो वीकर एसिड है इसके रेस्पेक्ट में। सल्फोनिक एसिड इसके सामने तो एसिटिक एसिड नहीं टिक पाया, तो फिनॉल कैसे टिक जाएगा? तो फिनॉल की रिएक्शन भी सल्फोनिक एसिड से, सल्फ्यूरस एसिड से नहीं हो सकती। लेकिन ये रिएक्शन तो होगी और होगी, क्योंकि अमोनिया कौन है? ये मीथेन है। मीथेन की एसिडिक स्ट्रेंथ, या मीथेन तो वैसे एसिड ही नहीं है, फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो मीथेन वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर से वीकर बनता ही है। क्लियर है? इन एग्जांपल्स को वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व तो क्या करोगे, सॉल्व तो मैंने किया, तुम तो लिख लो। अब एक और एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल इसी के अंदर इन्हीं 9 कंपाउंड्स को रिएक्शन करनी है आपको। तो तैयार? ये रहा R भी लगा देता हूं, मिथाइल इथाइल कुछ तो लगाओ। ये रहा इथाइल, C∼H, ये रहा sp कार्बन। और ये आप सोच लो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ज्यादा, कितनी कम, और कंपैरिजन करके बताओ कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामने नहीं है, प्रोडक्ट तुम्हें बनाने है ना। वीडियो को पॉज करो, ये सभी रिएक्शन तुम समझ तो गए होंगे कौन सी रिएक्शन होगी। पहले तो रिएक्शन करवा लो, फिर प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके चेक कर लो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये मेरी तो रिएक्शन कंप्लीट कर दी मैंने। तो तुम बहुत स्लो लिखते हो यार मुझसे। लिखो वापस इसे, जैसे मैंने किया है वैसा तुम नहीं कर सकते, और तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें वापस लिखना है इसको। तो अब आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, मैं करूंगा इसे। तो ये रहा sp कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी तो होती है कि सोडियम हाइड्राइड से गिगनार यूनिट से रिएक्शन करे। ये मैंने एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन में बता दिया था। तो ये रिएक्शन तो होगी, है ना, ये रिएक्शन तो होगी, तो करवा दो। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सोडियम माइनस है, मतलब सोडियम प्लस है और ये माइनस है। जल्दी से लिखो, 1 मिनट। हो गया? जैसे पहले ये रिएक्शन हुई वैसा का वैसा यहाँ सॉल्ट बना, सेम सॉल्ट यहाँ बनेगा, मतलब सोडियम ही लिया है तो सोडियम माइनस, ये माइनस और सोडियम प्लस ही आएगा। ऐसा इनमें भी होने वाला है, चेक बाद में करेंगे। यहाँ क्या होगा? ATC ट्रिपल बॉन्ड
और मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, सोडियम, ये माइनस और ये सोडियम, और यहाँ EtC ट्रिपल बॉन्ड और ये मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ये भी देखो एक नया गिगनार एजेंट बन गया, न्यू Gr, नया गिगनार एजेंट। ये रिएक्शन देखो जल्दी से, अब चेक करते हैं कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन तो होगी, अभी बताया था, ये रिएक्शन भी रटवाई थी। अब इसे चेक कर लेते हैं। अमोनिया का H ज्यादा एसिडिक होता है कि sp कार्बन का H ज्यादा एसिडिक होता है? तो आपका जवाब आना ही चाहिए, क्योंकि आज ही की क्लास में इसी वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में कुछ कहा था। अगर मैं सही हूं तो जरूर कहा था। क्या कहा था? कि मैंने कहा था sp कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, अमोनिया से ज्यादा होती है sp, है ना? तो इससे ज्यादा है वो, तो ये रिएक्शन चल जाएगी, हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन के H से ज्यादा एसिडिक नहीं होता है ये, तो ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। कई स्टूडेंट कहते हैं सर NaOH जैसा महान बेस भी क्या इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा? अरे उसकी महानता का भी कोई लिमिट होगी। ये एसिड, ये बेस इतना ज्यादा बेसिक नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, है ना? ये कार्बन माइनस जो है इस जगह ये ज्यादा बेसिक है। क्या NaOH सबसे अच्छा बेस है क्या? क्या इससे स्ट्रॉन्गर बेस कोई हो ही नहीं सकता क्या? तो इससे स्ट्रॉन्गर बेस बन रहा है, तो वीकर से स्ट्रॉन्गर नहीं बनता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर बनता है ना? तो वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बन सकता, या तो ऐसे कर लो, या वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस नहीं बन सकता, ऐसे कर लो। ये रिएक्शन नहीं होने वाली। कार्बन का H ऑक्सीजन के H से स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है ना? अब यहां देखिए, वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, वो sp कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है sp3 से, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इतने एग्जांपल देके आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से होती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्वेश्चंस करना जरूरी है। जल्दी से लिखो, आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गिगनार एजेंट लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन में। टॉपिक हम लोगों का चल रहा था ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट, और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में ही गिगनार रिएजेंट का इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो हेडिंग डालिए, सेकंड का ही सी पॉइंट डाल लीजिए, एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ गिगनार रिएजेंट। गिगनार रिएजेंट ठीक है। गिगनार रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शन पढ़ने से पहले गिगनार रिएजेंट का इंट्रोडक्शन तो ले लेते हैं। गिगनार रिएजेंट है कौन, कहां से आया है, कैसे बना है, क्या करता है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गिगनार रिएजेंट। तो आप एक बॉक्स में इसे बना सकते हैं या फिर एक अलग से ही पॉइंट डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गिगनार रिएजेंट। ठीक है। गिगनार रिएजेंट कौन है? गिगनार रिएजेंट है RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है? ऑर्गन जो आया है मतलब ऑर्गेनिक से, है ना, कार्बन कंटेनिंग, और मेटल मतलब मेटल कंटेनिंग। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्टली बॉन्डेड हो, है ना, कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? कार्बन और
मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो गिगनारी एजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। गिगनारी एजेंट को हम एक अलग से चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, पूरा एक चैप्टर। गिगनारी एजेंट ऐसा है कि हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आता है, एसिड में आता है, अल्कोहल में आता है, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब चैप्टर्स में गिगनारी एजेंट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शंस आती हैं। तो इसको मैं एक अलग से चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत में जहां भी आएगा ना उसको लेता जाऊंगा, है ना। तो गिगनारी एजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इस कार्बन का और मेटल का डायरेक्टली बॉन्ड है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो 37% आयोनिक बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच का। यहाँ X क्या है? तो यहाँ X तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हेलोजेंस है ना। ये आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। फ्लोरीन ये नहीं होता, X इक्वल्स टू फ्लोरीन नहीं होता, क्योंकि फ्लोराइड के साथ गिगनारी एजेंट बनता ही नहीं है। और यहाँ ये R कौन है? तो ये एक कार्बन कंटेनिंग पार्ट है, कार्बन कंटेनिंग पार्ट है, मतलब ये कोई कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। ये कोई R जो यहाँ R है ना, वो R केवल सैचुरेटेड ही नहीं है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। R एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है जो कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एल्काइल हैलाइड प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी इनका बहुत ज़्यादा नाटक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नाटक नहीं है, किसी भी तरह का हो सकता है ना। यहाँ ये विनाइलिक भी हो सकता है, यहाँ ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, एराइलिक भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं जो कार्बन वाले पार्ट हो, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब इसमें ये R ग्रुप में हो सकते हैं। ये है गिगनारी एजेंट। अब गिगनारी एजेंट बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, किन कंडीशन से बनाया जाता है, वो पढ़ेंगे। इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ गिगनारी एजेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ गिगनारी एजेंट चल रहा है, और उसमें ही हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गिगनारी एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ RMgX। ठीक है, RMgX की में RX की रिएक्शन, कोई एल्काइल हैलाइड है या R कौन है? वही है एल्काइल हैलाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंजीन रिंग, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन की गई मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम अच्छा खासा एक्सिस में डाल दिया जाता है, और थोड़ा सा हीट वीट करो तो करो, वरना स्टार्टिंग में हीट करनी पड़ती है, बताऊंगा अभी। और सॉल्वेंट लिया जाता है यहाँ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट का काम करता है गिगनारी एजेंट के लिए, और बनता क्या है? RMgX। RMgX डायरेक्ट रिएक्शन है, गिगनारी एजेंट की रिएक्शन एल्काइल लाइट से कर दो सॉल्वेंट ईथर की प्रेजेंस में, तो RMgX बनता है और हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। शुरुआत में, अब ये देखो, वैसे पूरा मुझे कोई डायग्राम नहीं बनाना है, तो सिंपल सा ये है कि बीकर में पहले तो डाल दिया मैग्नीशियम के टुकड़े, डाल दिए एल्काइल हैलाइड, डाल दिया ईथर के सॉल्यूशन में, और उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा हीट किया, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होने लगी फिर उसको है ना ठंडा करना पड़ा, ऐसे आइस बाथ में रखना पड़ा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो हीट ज़्यादा रिलीज होगी तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकती है। तो उस केस में उसको चारों तरफ से बर्फ़ के टुकड़ों में रख दिया जाता है उस फ्लास्क को, कि हीट रिलीज हो तो एब्सॉर्ब होती जाए। ठीक है, चलो उस प्रैक्टिकल वाली कंडीशन पे नहीं जाना है हमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो, मैग्नीशियम एक्सेस में लेना, और सॉल्वेंट होना चाहिए ईथर, तो उसकी प्रेजेंस में गिगनारी एजेंट बनता है। गिगनारी एजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हर कंपाउंड से रिएक्शन, लगभग हर कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है। तो जब इसे बनाया जाता है, जब इसकी रिएक्शन करानी हो ना, गिगनारी एजेंट की रिएक्शन करानी किसी कंपाउंड से, तो पहले उसी टाइम उसे बनाया जाता है।
है ना, फिर रिएक्शन की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रेडिएंट बना के रख दिया गया कि भाई काम आएगा जब फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, तुरंत बना के फिर रिएक्शन का इसमें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तो सिंपल सी हो गई, हीट मैंने बता ही दिया, ईथर मैंने बता ही दिया, मैग्नीशियम के बारे में बता ही दिया। अच्छा, गिगनार एजेंट में यहाँ ये जो लिया गया है इसकी रिएक्टिविटी बता देता हूँ यहीं पर ही, है ना, इसकी रिएक्टिविटी ऑफ Rx विद मैग्नीशियम, है ना, तो वो होती है टर्शरी, सॉरी Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर RBr होता है, फिर RCl होता है, और फिर तो होता है Rf, मतलब इतना कम रिएक्टिव है कि ये रिएक्शन नहीं करता है मैग्नीशियम के साथ। नो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मतलब RMgF बनता ही नहीं है। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जो टूट भी नहीं पाता, फ्लोरीन माइनस निकल भी नहीं पाता, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ये X फ्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। अब यहाँ रिएक्टिविटी के बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि सॉल्वेंट क्या काम करता है उसके बारे में बात कर लें कि ये ईथर है ना, ईथर क्या किस तरीके से यूज होगा ना, तो यूज ऑफ ईथर, ईथर का क्या यूज है, ईथर यहाँ सबसे पहला यूज तो है सॉल्वेंट का यूज है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। गिगनार रिएजेंट को आप किसी और सॉल्वेंट में रख ही नहीं सकते, वाटर में रख दिया तो तबाही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर में तो ऑक्सीजन का H है और ऑक्सीजन को H को एसिड मानता है गिगनार रिएजेंट, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, गिगनार रिएजेंट खत्म। सॉल्वेंट ऐसा ही होना चाहिए जो उस रिएजेंट को संभाल के रख सके, उसमें डिसॉल्व करके रख सके, उसको एक मीडियम प्रोवाइड करे, ना कि ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन करके और खत्म कर दे उसको। तो वो सॉल्वेंट किस काम का, वो तो उसके लिए रिएक्टेंट हो गया। तो रिएजेंट को, मतलब गिगनार रिएजेंट को ईथर सॉल्वेंट में स्टेबिलिटी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? ये मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है ना, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मैग्नीशियम। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए, इसकी भी दो कंडीशन है वैसे, कि ये रहा RMgX, RMg और X, RMgX की रिएक्शन की गई तो RMgX बनाया, और RMgX किसके बनाया? ईथर में बनाया। तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ईथर के 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ये रहा ईथर का एक मॉलिक्यूल, ये रहा ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल, और ये लोन पेयर मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। ये मैग्नीशियम sp3 स्टेट में चला गया। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो मैग्नीशियम को कुछ शांति प्रदान करते हैं, है ना। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है तो वो तो तब बनता है जब ईथर काफी ज्यादा अमाउंट में है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम है, डाइल्यूट स्टेट में है। या अगर ऐसा भी हो सकता है कि ईथर थोड़ा कम अमाउंट में है ना, तो भी यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट होता है वो देख लीजिएगा कि यहाँ बनता है, ये रहा RMgX, इसको इस तरह से बनाता हूँ कि ये तो रहा R, ये रहा X, ये रहा X और मैग्नीशियम, और यहाँ R, यहाँ R, ये रहा RMgX। ईथर का एक मॉलिक्यूल आया और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ईथर का एक मॉलिक्यूल आया और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस X के लोन पेयर ने यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया, इसके X के लोन पेयर ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये तो है जब ईथर थोड़ा कम अमाउंट में हो, तो कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो, है ना। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? RMgX की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और ये है लो कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट फॉर्म में। जब
RMgX की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, ईथर ज़्यादा हो, तब इस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। थोड़ा कम अमाउंट में होता है, इस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कुल मिला के मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करके उसको कुछ ना कुछ शांति प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक लिखो जल्दी से, आगे का पोर्शन करते हैं। आगे लिखिए, हम बात कर रहे थे ईथर की कि ईथर क्या काम करता है। तो ईथर सॉल्वेंट का काम करता है। यहाँ गिरनार एजेंट में किसी भी तरह का ईथर आप यूज कर सकते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक या फिर साइक्लिक, असाइक्लिक, लेकिन दो ईथर का यूज नहीं किया जा सकता है। वो दो ईथर कौन से हैं, नोट डाल के लिखिए। एक तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, इपॉक्साइड जिसे कह देते हैं, एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। इन दोनों का यूज गिगनार रिएजेंट में एज सॉल्वेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही रिंग स्ट्रेन के कारण काफी दुखी हैं और ये चाहते हैं कि हमसे कोई रिएक्शन कर ले, और गिगनार रिएजेंट आके इससे रिएक्शन कर लेता है, इनसे रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ये सॉल्वेंट के फॉर्म में गिगनार रिएजेंट में यूज नहीं करते। ये तो गिगनार इनसे रिएक्शन करके गिगनार रिएजेंट को ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए 3 membered and 4 membered cyclic ether, ये दोनों ही ईथर cannot be used as a solvent for Grignard reagent। अरे यार, Grignard reagent, ठीक है, रीजन भी लिख लीजिए। क्या है, ये हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों हैं, ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन। इनमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, इस कारण से ये हाईली रिएक्टिव हैं और ये गिगनार रिएजेंट की रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। कैन गिव रिएक्शन विद RMgX, RMgX के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन भी मैं बता देता हूं, बाद में काम आएगी, अभी तो कोई काम नहीं आएगी। फिर भी कैसे रिएक्शन करते हैं, ये रहा इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की रिएक्शन जब RMgX से होती है तो ये दुखी आत्मा जिसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, इस पर ये R-, देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहाँ थोड़ी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ने यहाँ टक्कर मारी, ये बॉन्ड खुल गया। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि ये बॉन्ड खुल गया ना, तो ये R ग्रुप यहाँ आके जुड़ गया, ये O- बना, O- के साथ में मैग्नीशियम जुड़ा रह गया, मैग्नीशियम जुड़ा रह गया। इस तरह का सॉल्ट बनता है। सेम रिएक्शन अगर 4 मेंबर्ड रिंग होती है तब भी होता है, लेकिन ये ORM3 का पोर्शन है जो मैंने यहाँ बता तो दिया, अब जरूरत थी इसलिए बता दिया, है ना। तो यहाँ भी RMgX की रिएक्शन से रिंग ओपनिंग होती है, ये R- यहाँ रिएक्शन करेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इस जगह, तो ये R- यहाँ रिएक्शन करता है, इसे तोड़ देता है, रिंग ओपन हो जाती है, O- बनता है और इस जगह R जुड़ गया, यह O- है विद मैग्नीशियम हैलाइड। इस तरह से रिंग ओपनिंग हो जाती है। तो इन दोनों का यूज एज सॉल्वेंट नहीं कर सकते। 5 मेंबर्ड रिंग हो और उसमें ऑक्सीजन हो चल जाएगा, 4 मेंबर और 3 मेंबर के साथ रिएक्शन नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं, इसे लिखिए, मैं मिटाता हूं इसे। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटीज की, है ना। तो पॉइंट लिखिए आप, रिएक्टिविटी ऑफ RMgX। और RMgX में भी किसके रेस्पेक्ट में बात करें, पहले X के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन। जो हेलोजन है वो डिफरेंट टाइप की हो तो उस केस में RMgX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है RMgI, देन RMgBr और फिर होता है RMgCl। RMgX F तो होता ही नहीं है फ्लोरीन का। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ RMgX विद रेस्पेक्ट टू R ग्रुप।
ये जो R है ना, ये गिगनारी एजेंट का R है, वो डबल बॉन्ड वाला हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, सिंगल बॉन्ड वाला हो, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है इसमें, जैसे ये रहा, ये इथाइल कर देता हूं मैं, है ना, C2H5 ये एल्काइल है, X सेम X है यहाँ पर, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विनाइलिक, है ना, एज कंपेयर टू विनाइलिक MgX। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी रिएक्टिविटी और कम होगी, लेकिन ये कमजोर नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में ये वीकर है, लेकिन वरना ये इतना अच्छा है कि रिएक्शन अच्छी कर सकता है, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कार्बन तो नेगेटिव चार्ज होगा ना। तब यहां आप देखिए किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, यहां कौन सा कार्बन पर, इस पे sp कैरेक्टर है ना, s कैरेक्टर ज्यादा, ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, कार्बन जो बॉन्डेड है इससे, तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मतलब रिएक्टिविटी कम होगी, तो ये कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और ये कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल है, वीकर न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला है वीकर न्यूक्लियोफाइल, इसके रेस्पेक्ट में वीकर है, फिर भी है वो स्ट्रॉन्ग, रिएक्शन करने में माहिर है वो, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अच्छा, एक ऑर्डर और लूंगा, गिगनारी एजेंट वेरियस फंक्शन ग्रुप से रिएक्शन करता है, और इन फंक्शन ग्रुप से रिएक्टिविटी का भी एक ऑर्डर है, वो है, यहां लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस, ये मैं अलग से भी बताऊंगा आप लोगों को, फंक्शनल ग्रुप्स, वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स विद RMgX। RMgX की रिएक्शन फंक्शन ग्रुप से होती है, उसको देखिए। तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, एसिडिक हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है एसिडिक हाइड्रोजन से, क्योंकि गिगनारी एजेंट बेस की तरह काम करता है, एसिडिक है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एसिडिक H के बाद में होती है रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में, फिर होती है कीटोन्स की रिएक्शन, कीटोन की थोड़ी कम होती है, और काफी कुछ इससे मिलती जुलती ही है एसिड हैलाइड की। कई बार एसिड हैलाइड इससे ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि वहाँ ये छोटे ग्रुप होते हैं, तो यहाँ बहुत बड़े ग्रुप हो और यहाँ छोटे ग्रुप हो, तो रिएक्टिविटी इसकी भी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी कुछ सेम सी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। इसके बाद में होती है एनहाइड्राइड की, फिर होती है एस्टर की, एस्टर भी गिगनारी एजेंट से रिएक्शन करता है, और फिर और आती है एल्काइल हैलाइड की, है ना। तो इन सभी से गिगनारी एजेंट रिएक्शन करता है, और इन सभी से रिएक्शन करता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अच्छा, इसके साथ तो गिगनारी एजेंट एसिड बेस रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन। इन एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ गिगनारी एजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ में वो SN2TH रिएक्शन शो करता है, SN2TH ये भी पढ़ेंगे हम लोग, और एल्काइल हैलाइड के साथ में ये SN2 रिएक्शन करता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ORM1 में ही नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना है, ORM1 में ही SN2TH पढ़ना है, ये तो ORM3 का पार्ट है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने होंगे, तो लिखिए इसको जल्दी से, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा गिगनारी एजेंट की रिएक्शंस के। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि गिगनारी एजेंट का जब फॉर्मेशन करते हैं, है ना, किससे करते हैं, RX की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करते हैं तो RMgX बनता है, इतनी सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो इस RX में इस X के अलावा और ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए जिससे गिगनारी एजेंट रिएक्शन करता हो। ध्यान से सुनिएगा, वापस बोलता हूं, RMgX के फॉर्मेशन में जो आप RX लेते हैं
उसमें इस RX के अलावा कोई एसिडिक H नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड ये नहीं होने चाहिए। RX तो होगा ही होगा, वो उससे तो रिएक्शन हो रही है। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर ये फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में मौजूद हैं तो आप गिरनारी एजेंट को आइसोलेट नहीं कर पाओगे, बनेगा ही नहीं, वो तो बनते ही इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करके खत्म भी हो जाएगा। उस रिलेटेड एग्जांपल्स भी मैं लूंगा, अभी एसिड बेस रिएक्शन के एग्जांपल लूंगा, ये तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। यहां तक का पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं, लिख लीजिए इसे। ये एग्जांपल्स करने हैं। अब गिगनारी एजेंट बनते कैसे हैं, और ये रहा कंपाउंड, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यही लिख देता हूं, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर। प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बना, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन वाटर से करनी है और फिर बताइए क्या प्रोडक्ट बना है। सेकेंड रिएक्शन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, ईथर से रिएक्शन हुई, उसके बाद में इसकी रिएक्शन करा दी गई इस कंपाउंड से, प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये है एक विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इस बार मैंने साइक्लिक ईथर लिया है, इसे कहा जाता है THF। THF का मतलब है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसे मैं साइड में लिख देता हूं। इस कंपाउंड का नेम है फ्यूरेन, ये है फ्यूरेन, और इस फ्यूरेन में 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिए, तो ये सैचुरेटेड हो गया, तो इसका नेम है टेट्राहाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो THF इसे बोल दिया गया शॉर्ट में, ठीक है। तो ये भी ईथर है, साइक्लिक ईथर है, 4 मेंबर या 3 मेंबर रिंग तो है नहीं जिसका यूज नहीं किया जा सकता, इसका यूज तो किया जा सकता है, तो THF का यूज किया, ये भी ईथर है। प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट की रिएक्शन से जो इससे आगे और रिएक्शन करा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दी गई, तो क्या बनेगा। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता था कि डबल बॉन्ड पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, इस कारण से ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको रिएक्शन करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो रिएक्शन में थोड़ा शुरुआत में जो हीट करते हैं ना वो ज्यादा हीट करना पड़ता है। डाई इथाइल ईथर का यूज इसके साथ नहीं किया जाता है। अगर आप मैग्नीशियम के साथ में डाई इथाइल ईथर डाल दोगे ना इसमें, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जरा से ज़्यादा हीट करते ही ये तो इवेपोरेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा इसमें आग लगने का खतरा भी रहता है। तो ये तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इसके रेस्पेक्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, तो ये हीट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में, विग्नाइट बन जाता है। हाँ, यहाँ ब्रोमीन होता है ना, जैसे यहाँ इस जगह मैं ब्रोमीन का यूज़ कर लूँ और आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम डाई इथाइल ईथर से भी कराओ तो रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। THF से कराओगे तो वैसे भी हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ ब्रोमीन होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन थोड़ा जल्दी से निकलता है, ज़्यादा स्टेबल होता है Br-, इसलिए यहाँ डाई इथाइल ईथर से भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड पे क्लोरीन है या एरोमेटिक रिंग पर क्लोरीन है तो THF का यूज़ किया जाता है जनरली, जिससे कि रिएक्शन हो सके। मतलब ये फैक्ट है जो पूछा तो कभी गया नहीं, फिर भी अपन को आना चाहिए, है ना। तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट करो, मैं इससे बिल्कुल ऐसी कैसी और रिएक्शंस भी दूंगा, तो वीडियो पॉज करो, रिएक्शन कंप्लीट करो। आप लोगों ने कर लिया होगा तो मैं करता हूं अब। ये रहा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बॉन्ड बैठ जाएगा इसकी जगह, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, ये लो। और RNGX को ऑक्सीजन का H अच्छा लगता है एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए, तो ऑक्सीजन के H से रिएक्शन किया मिथाइल ने और बन गया मीथेन, और ये OH माइनस मैग्नीशियम के साथ जुड़ा रह गया, तो ये मैग्नीशियम के साथ OH माइनस लगा दो। क्लियर है? ये रहा R और बीच में बैठेगा मैग्नीशियम, तो टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना।
सल्फर का H भी एसिडिक H होता है, आपको बताया था मैंने, क्योंकि गिगना रिएजेंट ऑक्सीजन के H, नाइट्रोजन के H, सल्फर के H, sp कार्बन के H और भी कुछ H थे जो एसिडिक H थे, उनसे रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये सल्फर का H जो एसिडिक H है वो यहाँ आएगा, R के साथ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो यहाँ जुड़ गया, ये बन गया ये वाला, है ना। और ये सल्फर जुड़ गया मैग्नीशियम के साथ में, तो मिथाइल सल्फर और मैग्नीशियम और Br, ये वाला कंपाउंड बना। ये मैंने एल्केन बना दिया, है ना। अच्छा और लेता हूँ, यहाँ बना है CH मतलब विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना। ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन के H से रिएक्शन करेगा तो H आ जाएगा इस जगह, और ये बन गया इथीन। और साथ में मैग्नीशियम तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ ही है, एसीटेट के साथ में तो जुड़ गया, तो ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन तो होगी नहीं, इसके लिए तो बताया था कि ये ब्रोमाइड होता है तो ये रिएक्शन कर लेता है और इस तरह का विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इससे एल्केन भी बन गया, एल्कीन भी बन गया। अब एल्काइन भी बनाता हूँ, ईथर वीथर भी बनाएंगे, जल्दी से लिख लो इसको, मैं मिटा देता हूँ। अब फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, और इस बार CH3C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया मैंने ब्रोमीन और रिएक्शन किया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट और प्रोडक्ट बन गया जो तुमने बना दिया। अब उस प्रोडक्ट की रिएक्शन मैंने करवा दी है इस बार इस तरह के कुछ कंपाउंड से जिसमें कुछ खासियत है जो आप लोग जानते हैं, आप मुझे बताएंगे। रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग को तो छोड़ ही दिया बेचारी को, ये लो रिएक्शन किया THF की प्रेजेंस में किया और इस बार इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड H के साथ में। क्या होगा वो तुम बताओगे। एग्जाम्पल नंबर 6, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये लो CH3O CH2Cl की रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर कोई सूटेबल ईथर ले लिया और रिएक्शन करा देता हूं मैं इसकी किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें कुछ हो जो तुम पहचान सको, बनाओ इसका प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 यार, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग तो आ गई। लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रहा यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई डाई इथाइल ईथर ले लिया गया, डाई इथाइल ईथर भी यूज कर लिया गया और रिएक्शन कराऊंगा किसी जोरदार से कंपाउंड से CH2CnCn से करा दी गई। क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बनाओ, वीडियो पॉज करो, कंप्लीट करो रिएक्शंस को, प्रोडक्ट बना दीजिए और मैं जब बनाऊंगा प्रोडक्ट उनको मैच करोगे। तो अब कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, पहले आप लोगों को करना है, जैसे क्लासरूम में खुद करते हो तब जाके दिमाग ज़्यादा चलता है, थोड़ा टाइम का प्रेशर होता है तो भी कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि वीडियो पॉज करके बैठ जाओ, है ना, आधा घंटा लगा दिया इनको, ऐसा करने में भी नहीं होगा, फटाफट करो। तो 1-2 मिनट लगेंगे बस इसे। तो ये रहा एक R, ये रहा X, बीच में बिठाना है मैग्नीशियम, तो हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला H एसिडिक है क्या, यहाँ का H कोई एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी क्या मैंने, तो ये एसिडिक H है। क्यों एसिडिक H है, क्योंकि H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक हो जाता है, तो H प्लस निकला, H प्लस निकल के C माइनस के पास चला गया, देखो एल्काइन बन गया। एल्काइन बनाने की भी रिएक्शन आ गई, मैग्नीशियम के साथ में बॉन्ड बन गया इस कार्बन का, ये मैग्नीशियम और ये Br। देखना जरा, क्या ये खुद भी गिगनार एजेंट है क्या, ये रिएक्शन जिसकी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, ये न्यू गिगनार एजेंट हुआ। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज, ये भी तो गिगनार एजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन कहीं sp कार्बन से तो नहीं हो जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं चली जाएगी, तो कैसे चेक करें। तो आप देखिए ये sp कार्बन का H ज्यादा एसिडिक होता है कि ये वाला H ज्यादा एसिडिक होता है, ये हमें पता होना चाहिए।
तो मैं बता देता हूँ, फैक्ट है कि ये H ज़्यादा एसिडिक होता है, ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक था, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से थोड़ी कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन हो सकती है। इन दोनों में एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इस कंपाउंड की, तो ये रहा पीएच, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, डबल बॉन्ड पे क्लोरीन है इसलिए THF डाला, ब्रोमीन होता तो नॉर्मल ईथर से भी काम चल जाता। और ये sp कार्बन का H है जो कि एसिडिक H होता है, क्या है pH माइनस इस H+ से रिएक्शन कर लेगा, तो बिल्कुल कर लेगा, pH ने H+ को एब्जॉर्ब कर लिया तो बेंजीन बन गया और इसकी रिएक्शन से मैग्नीशियम से बॉन्ड जुड़ गया, किसका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड मैग्नीशियम, और फिर आ गया Cl। ये क्या नया गिगनारी एजेंट बना दिया क्या, बिल्कुल ये भी गिगनारी एजेंट है, गिगनाइट से गिगनाइट बन सकते हैं। ये रहा RX, ईथर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रहा CH3O CH2 मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाइट्रोजन का H एसिडिक होता है, ये गिगनारी एजेंट बनाया है RMgX, तो नाइट्रोजन का H एसिडिक मानता है, गिगनारी एजेंट है, तो ये नाइट्रोजन का H जुड़ जाएगा इससे, ये लो भाई ईथर भी बना लिया हम लोगों ने, यहाँ H आ गया और ये किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, तो CH3C डबल बॉन्ड O NH मैग्नीशियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट बनेगा, ईथर मैंने बना दिया, ईथर फॉर्मेशन का भी मेथड हो गया। एल्कीन इससे बना सकते हैं, एल्काइन इससे बना सकते हैं, बेंजीन इससे बना सकते हैं, बेंजीन चैप्टर में आएगा, ईथर इससे बना सकते हैं। यहाँ भी गिगनारी एजेंट बन जाएगा, ये लीजिए गिगनारी एजेंट बनाते हैं, यहाँ बन गया मैग्नीशियम और यहाँ आ गया क्लोरीन, और ये H एसिडिक है, इसे नाम दिया था AMG, AMG मीन्स एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कैसे, अगर दो स्ट्रॉन्ग ताकतवर -M ग्रुप किसी एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो इलेक्ट्रॉन खींच के एसिडिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। जब यहाँ से H+ निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों के साथ रेजोनेंस करके भी काफी स्टेबल होगा, इस कारण से ये H थोड़ा बहुत तो एसिडिक है, और जब ये एसिडिक है तो इससे रिएक्शन कर लेगा और बना दिया, यहाँ तो आ गया इस पोजीशन पे H, और ये एक नया गिगनारी एजेंट बना, ये CH2 है ना, ये से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया और ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, क्लोरीन है, तो ये गिगनारी एजेंट बन गया। आप लोग समझ गए होंगे, तो इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल और लूंगा, जल्दी से इसे कॉपी करो, इसे मैं मिटाता हूँ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, मैंने एक पॉइंट बोला था आप लोगों को कि गिगनारी एजेंट के फॉर्मेशन के समय जो RX लेते हैं उसके R में कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप नहीं होना चाहिए जो गिगनारी से रिएक्शन करता हो, वरना इंटरनल रिएक्शन होकर गिगनारी एजेंट तहस नहस हो जाएगा। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं, जैसे कि ये कंपाउंड है, ये रहा RX, इसमें मैंने एसिडिक H रखा है, ऑक्सीजन का H, और आपसे कहा जाए कि इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओ ईथर की प्रेजेंस में, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस पे RMgX बनेगा, जबकि इसका प्रोडक्ट होगा ये वाला, है ना, यहाँ है ये CH3 बन जाएगा और यहाँ आएगा O और MgBr, ये क्या बन गया, देखो कैसे बन गया। इस कंपाउंड में एसिडिक H है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे आपने सोचा था वैसा मैंने किया। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ बनना चाहिए ये कार्बन और यहाँ Mg और यहाँ Br, लेकिन आप सोच भी तो लो कि इस कंपाउंड में एक एसिडिक H विराजमान है, और एसिड बेस रिएक्शन, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन भी तो हो सकती है, क्योंकि इसी कंपाउंड में ये बेस की तरह बिहेव करेगा, उसी कंपाउंड में ये बैठा है एसिड, अगर उन दोनों को एक साथ रखा है तो ये जीवित रहेंगे क्या, ये लड़ मरेंगे। और क्या हुआ, इसमें एसिड की रिएक्शन इस बेस से हो गई, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये H यहाँ से इसको डोनेट कर देगा अपना H+ और यहाँ बन जाएगा माइनस, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। आगे से मैं इसको IMAB बोलूँगा,
IMAB का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो कहने का मतलब किसी RH में पहले से कोई ऐसा ग्रुप हो, जैसे मैंने एसिडिक H लिया है, तो गिग्नार रिएजेंट नहीं बनता है, वो डिस्ट्रॉ हो जाता है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, वो रह ही नहीं सकता, वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करके खत्म हो जाता है। क्लियर है? और एग्जांपल्स लेता हूं, ये तो लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक RX है, RBr है, पता नहीं कौन है वो, R आपको देखना है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में करवाकर आपने RMgX बना डाला, ठीक है। और RMgX में फिर कोई एसिडिक H डाल दिया, जैसे H2 ही डाल दिया। H2O डालने से मालूम है क्या बना? N ब्यूटेन बना। अगर N ब्यूटेन बना है तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होगी? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स या पॉसिबल कंपाउंड्स कर देता हूं। पॉसिबल एल्काइल ब्रोमाइड कितने होंगे, ये मुझे बना के दिखाओ आप कि इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है। ये कौन कौन सा R लोगे आप कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं और बढ़ाता हूं, सेम क्वेश्चन है, ये RBr ही है, इसमें मैग्नीशियम ही डाला है और ईथर की प्रेजेंस में ही डाला है, और RMgX भी बन गया है, और इसकी रिएक्शन वाटर से भी करा दी गई है, और इससे टॉलुइन बन गया। तो आप मुझे बताइए कि ये कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबल हैलाइड्स या ब्रोमाइड्स कितने होंगे, कितनी स्ट्रक्चर होगी विद स्टीरियो आइसोमर। ध्यान रखिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। जब भी आपसे पॉसिबल आइसोमर्स की बात करें तो सारे आइसोमर बताइए कीजिए, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो सभी के सभी इंक्लूड करके बताने हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, और यही है, ये रहा RBr, बार बार क्या लिखूं, रिएक्शन वही कर दी, RMgBr भी बन गया, और वाटर से रिएक्शन कर डाली। इस बार वाटर से रिएक्शन करने से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज ये है कि ये वाला कंपाउंड बन गया, ये आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन बन गया। तो मुझे बताओ कि इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, स्टीरियो आइसोमर को भी इंक्लूड करके बताने हैं। तो जल्दी करो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं सॉल्व करूंगा इसे। R में ही H ही तो जुड़ा है, ये कोई RH ही तो होगा। अब वो H यहां भी हो सकता है, वो H यहां भी हो सकता है, यहां और यहां एक ही बात है, यहां और यहां एक बात है। तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो Br यहां रहा होगा जिससे RMgBr बना, या फिर Br यहां रहा होगा जिससे RMgBr रखा, और जहां Br रहा था वही मैग्नीशियम आया और वही एसिडिक H आया। तो ये H इस तरह से आया होगा कि ये कंपाउंड है, या फिर ये रहा होगा इस जगह तो ये होगा। तो और ये कायरल कार्बन है तो इसका डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों हो सकता है। तो फर्स्ट का तो आंसर हो गया, 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं, ये वाला और डेक्सोरोटेटरी लीवोरोटेटरी को इंक्लूड करते हुए। सेकंड में H यहां भी आ सकता है, H यहां भी आ सकता है, H यहां भी आ सकता है, H यहां भी आ सकता है ना। H अगर इन पोजीशन पे आके जुड़ रहा होगा, पता नहीं हमें R क्या चीज है, तो Br यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई इसकी? अगर स्टीरियो तो इसमें बनेंगे नहीं, तो Br के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा को भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो 4 पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती हैं, मेटा वाला भी है और एक पैरा वाला भी है, मिथाइल है और Br है। तो ऐसे इसके 4 आइसोमर बनेंगे। इसमें यहाँ आ सकता है, यहाँ Br हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जगह कम पड़ेगी ऐसा लगता है मुझे, फिर मैं बनाऊंगा तो सही। 1 2
3 4, तो Br इस जगह था तो भी मैग्नीशियम आया, फिर H आ गया एसिड का, वाटर का। फिर यहाँ Br हो सकता है, यहाँ भी H आ गया होगा, इस जगह Br हो सकता है और इस जगह Br हो सकता है। जब यहाँ Br था तो ये प्लस और माइनस दोनों था, डेक्सट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। यहाँ तो एक ही था, यहाँ भी कायरल कार्बन है तो डेक्सट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी दोनों हो सकते हैं, यहाँ एक है। तो टोटल इसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे? ऐसे 6 स्ट्रक्चर हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हो सकती हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो ये एसिड बेस रिएक्शन तो अभी यहीं लेते हैं और उसके बाद में लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।